ये कहानी है शांतिपुर नाम के गांव की। इस गांव के नाम अनुसार यहाँ का वातावरण भी बहुत शांत और चारों तरफ हरियाली और खुशहाली थी। लेकिन इस बार गर्मी का कहर कुछ ज्यादा ही पड़ रहा था, जिससे हरा भरा पर्यावरण भी नष्ट हो चुका था और महीनों से वर्षा न होने से गांव की नदियां, तालाब और कुएं सभी सूख चुके थे। बेचारे सभी लोग बेबस थे। पानी के लिए भी उन्हें कोसों दूर जाना पड़ता था। उसी गांव में राजू अपनी पत्नी ममता और नवजात शिशु, जिसका नाम हीरा था, उनके साथ रहता था। काफी समय से बारिश तो हुई नहीं थी और ऊपर से गर्मी बहुत कड़ाके की पड़ रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार गर्मी का इतना बड़ा काल पड़ेगा कि उन्हें खाना पानी तक नसीब नहीं होगा। गांव के सभी लोगों की स्थिति राजू के मुकाबले कहीं ठीक थी। उन सभी के पास अपने खाने के लिए पर्याप्त धनराशि थी, लेकिन बेचारा राजू, जिसकी स्थिति बहुत कमजोर थी, उसके पास जो भी थोड़ा बहुत धन था वो सब उसके बेटे हीरा पर उठ गया था। अब उसके पास न ही पैसे थे और न ही खाने को कुछ था, जिससे राजू का जीवन और कठिनाइयों से भर चुका था। राजू के पास अपने बेटे को पालने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ममता, हमारे पास जो भी धन था वो सब समाप्त हो गया है। अब हम अपने बेटे जो जीवित रखने के लिए क्या करें? अब हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? ममता, अब तो हमारे पास सेठ राजचंद्र से कर्ज लेने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है। अगर हमने सेठ जी से पैसे उधार नहीं लिए तो हम तो मर ही जाएंगे। अगले दिन राजू सेठ से पैसे उधार लेने के लिए चल देता है। सेठ राजचंद्र, जो पूरे गांव में सबसे धनवान व्यक्ति था, लेकिन बहुत निर्दयी भी था, वह अपने पैसे सूद समेत वसूलने के लिए किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटता था। लेकिन बेचारे गरीब लोग, जिनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था, क्योंकि पूरे गांव में सेठ राजचंद्र के अलावा कोई भी कर्ज नहीं देता था, क्योंकि सब लोग राजचंद्र से बहुत डरते थे। जो भी राजचंद्र के अलावा पैसे कर्ज पर देता था, राजचंद्र उसे मरवा देता था, जिससे हर व्यक्ति उससे बहुत डरता था। राजू उसके पास जाता है और बोलता है, सेठ जी, मुझे इस समय पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी आपके पैसे देने की कोशिश करूंगा। अरे भाई राजू, तुम मुझसे जितने चाहो पैसे ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने पैसे समय पर नहीं चुकाए तो अंजाम तो तुम्हें पता ही है। हाँ सेठ जी, मुझे पता है अगर कोई पैसे समय से नहीं चुकता है तो उसे आप जिंदा जला देते हो। लेकिन सेठ जी, अगर मैं पैसे समय से नहीं चुका पाता हूं तो आप सिर्फ मुझे ही मारना, मेरे परिवार को कुछ मत करना। सेठ जी, ये मेरी विनती है आपसे। ये तो समय पर ही निर्भर होगा। मैं तुझे अकेले को मारूं या तेरे पूरे परिवार को। राजू ने पैसे ले तो लिए थे, मगर वह बहुत बड़ी बाधा में पड़ चुका था। उन पैसों से राजू खाना और हीरा बेटे के लिए दवाइयां लेकर घर आ जाता है। फिर सभी खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। उन्हीं पैसों से राजू ने अपने खेतों में गेहूं की फसल बो दी। फसल होने की उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि जमीन पूरी बंजर पड़ी थी और न ही दूर दूर तक बारिश के आसार थे। लेकिन बेचारा राजू और करता भी क्या, वह अपनी फसल पर पूरी मेहनत करता रहा। कुछ महीनों तक राजू का अच्छा जीवन कटा। धीरे धीरे कई महीने निकल गए और आखिरकार जून की भरी गर्मी आ चुकी थी। आसमान में गर्म हवाएं चल रही थी। चारों तरफ पानी का काल पड़ चुका था। गर्मी इतनी कड़ाके की पड़ रही थी, जिन लोगों ने भी फसल बोई थी, सभी की फसल इस गर्मी के कहर में बर्बाद हो गई। सभी गरीब किसान अपनी बर्बाद फसल को देखकर खूब रो रहे थे। अपनी फसल देखकर राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी के साथ साथ राजू की फसल भी इस काल ने बर्बाद कर दी। राजू बेचारा, जिसकी पूरी उम्मीद इस फसल पर ही टिकी थी, क्योंकि राजू ने जो पैसे सेठ राजचंद्र से कर्ज लिए थे वो सब समाप्त हो चुके थे। राजू ने आखिरी उम्मीद से ये फसल लगाई थी कि इस फसल से जो भी मुनाफा होगा उसे सेठ जी का सारा कर्ज चुका दूंगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
राजू उदास मन से घर आने लगता है। राजू के चेहरे पर उदासी देखकर ममता समझ जाती है, लेकिन फिर भी पूछती है। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? अरे ममता, कुछ ठीक नहीं है, पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब वो सेठ मुझे नहीं छोड़ेगा। ए जी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाग्यवान कहाँ को ठीक हो जाएगा। अब तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। इतनी जल्दी हम इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे। ए जी, आप धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। ममता उसे दिलासा तो दिला रही थी, लेकिन डर ममता के मन में भी था। दोनों सो जाते हैं, लेकिन राजू को डर सताए जा रहा था। चिंता के कारण राजू को नींद भी नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक लगाता है। राजू, अरे ओ राजू, बाहर निकल वरना अंदर घुस के बाहर निकालूंगा। सेठ राजचंद्र की गुस्से भरी भयानक आवाज सुनकर राजू और उसकी पत्नी घबरा जाती है और ममता अपने बेटे को सीने से लगाकर रोने लगती है। ए जी, राजचंद्र तो बहुत गुस्से में लग रहा है, लगता है कि हमें मार ही डालेगा। भाग्यवान, मैं बाहर जाकर सेठ से बात करता हूँ। अगर बात नहीं बन पाई तो तुम पीछे के रास्ते से हीरा को लेकर भाग जाना। राजू जैसे ही बाहर आता है, सेठ जी के पैरों में गिर जाता है। सेठ जी, मुझ पर दया करो, मुझे बस कुछ समय का मोहलत और दे दीजिए। मैं आपकी पाई पाई उतार दूंगा। मुझे बहाने मत सुना, चुपचाप मेरे सारे पैसे निकाल। सेठ जी, इस बार गर्मी का घोर काल पड़ गया, जिससे मेरी पूरी फसल में आग लग गई। मुझे कुछ समय दे दीजिए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे कुछ नहीं पता, समय दे देकर तूने पूरा साल घुमा दिया, बस अब और नहीं। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसे सबक सिखाओ, इसे याद दिलवाओ कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेकर वापस नहीं करता है तो उसे कैसा दंड दिया जाता है। सेठ के आदमियों ने राजू को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मुझे मत मारो। अंदर ममता ने ये सब देखने के बाद सोचा कि अब भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वरना सेठ उन्हें भी मरवा देगा। वह हीरा को गोद में लेकर घर के पीछे के रास्ते से भाग गई। ममता को भागते हुए राजचंद्र के आदमी ने देख लिया और उसका पीछा करने लगा। भागते भागते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजचंद्र के आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। ममता भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ममता को अपने बेटे को जीवित रखने का कोई रास्ता नहीं सूझा। उसने अपने बेटे को नदी में ही छोड़ दिया। हीरा बेटे, मैं तुझे अपनी आंखों के सामने मरता देखना नहीं चाहती। अगर भगवान ने चाहा तो तू जीवित रह सकता है। हीरा पानी पर बहकर काफी दूर चला गया। ममता को गुंडों ने पकड़ लिया और राजचंद्र के पास वापस ले गए। जब ममता वापस अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति खून से लथपथ जमीन पर मृत पड़ा है। ममता ये भयानक दृश्य देखकर अपने पति के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। अरे अब तो इसका पति भी मर गया, अब इसका इस दुनिया में क्या काम? तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी और इसे भी इसके पति के साथ चिता में जला दो। ममता रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि सब राजचंद्र से डरते थे। ममता को भी राजू की लाश के साथ जिंदा जला दिया गया। ये भयानक नजारा सभी गांव वाले खड़े खड़े देखते रहे। कुछ ही देर में राजू और ममता की लाश राख में बदल गई। फिर एक बूढ़ा ग्रामीण सेठ राजचंद्र से बोला, सेठ जी, उसका बेटा हमें दे दो, उसे मत मारो। इसमें बेचारे उसकी क्या गलती है? वो तो बेचारा मासूम है। कौन सा बेटा? अरे भाई, तुम लोगों ने सुना, राजू के कोई बेटा भी था, लेकिन कहीं दिख तो नहीं रहा। जल्दी से उसे ढूंढो और मेरे सामने लाओ, क्योंकि पूरे परिवार का समाप्त होना ही अच्छा रहता है, वरना एक व्यक्ति ही मुसीबत खड़ी कर देता है। सेठ जी, ऐसा मत करना, हमारी विनती है आपसे, कृपया उसे मत मारना। ज्यादा मत बोल बूढ़े, वरना यहाँ पर 2 की जगह 3 लाशें दिखेंगी, समझा? ये सुनकर कोई भी व्यक्ति नहीं बोला। सभी शांत हो गए।
सेठ ने अपने आदमी हीरा को ढूंढने के लिए चारों ओर भेज दिए, लेकिन हीरा का कहीं भी पता नहीं चला। सूरज उगते ही शांतिपुर गांव में खुशहाली की शांति नष्ट हो चुकी थी और मातम की शांति छा चुकी थी। गांव में बैठे कुछ व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। गर्मी का यह कहर राजू के परिवार के लिए मौत का कहर साबित हुआ। हाँ, लेकिन राजू के बेटे हीरा का अभी तक नहीं पता चला। अरे भाई, ना ही पता चले तो ठीक है, वरना वो खड़ूस राजचंद्र तो उसे भी मरवा देगा। किसी को नहीं पता था कि हीरा नदी की लहरों के साथ जाने किस दिशा में बहता चला जा रहा था। खारी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में बसंत और उसकी पत्नी कुंती रहती थी, जिनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। शांतिपुर की तरह उनका गांव भी सूख चुका था। खेत बंजर हो चुके थे, कुएं और तालाब सूख गए थे, लोग पानी को तरस रहे थे। एक दिन बसंत और कुंती दोनों अपने घर के आंगन में बैठे थे। बसंत अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। क्या हुआ जी, आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? अरे भाग्यवान, अब क्या बताऊं, इस काल ने फसल तो बर्बाद कर ही दी है और कोई काम भी नहीं मिल रहा। यही सब सोचकर मैं परेशान हो रहा हूं और ऊपर से हमारी कोई संतान भी नहीं है, तो चारों ओर से चिंता मुझे सताए जा रही है। आप चिंता मत करो, अगर भगवान को मंजूर हुआ तो वो हमें संतान का सुख जरूर देगा। ठीक है भाग्यवान, तुम खाना बनाओ, मैं जरा नदी के किनारे होकर आता हूँ। ये कहकर बसंत नदी की ओर चल देता है और वहां जाकर नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठ जाता है और नदी की ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने लगता है। तभी बसंत को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। वह इधर उधर नजर दौड़ता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई नजर नहीं आता। बच्चे की रोने की आवाज फिर से आने लगती है, लेकिन इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। बसंत घबरा जाता है और आवाज की दिशा में आगे जाकर देखता है तो उसे एक छोटा सा नवजात शिशु नदी के किनारे पड़ा मिलता है। बसंत ये देखकर डर जाता है और बोलने लगता है, हे भगवान, ये इतना छोटा प्यारा सा बच्चा किसने यहाँ मरने को छोड़ दिया? अगर ये बेचारा बच्चा पानी में डूब जाता तो, या फिर कोई जानवर भी खा सकता था। किस पापी ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया? लगता है भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा है। भगवान ने हमारी सुन ली। वह बहुत खुश हो जाता है और बच्चे को सीने से लगाकर भगवान का धन्यवाद करने लगता है। बसंत उस बच्चे को अपने घर पर ले आता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? जरा जल्दी बाहर आओ, देखो मैं किसको लेकर आया हूँ। बसंत की आवाज सुनकर कुंती बाहर आ जाती है और जब वह बसंत के हाथ में उस प्यारे से बच्चे को देखती है तो वह हैरान हो जाती है और बसंत से पूछती है, ऐजी, तुम ये किसका बेटा ले आए? ये तो बड़ा ही सुंदर और प्यार है। भाग्यवान, ये तो पता नहीं ये किसका है। ये मुझे नदी के किनारे मिला है। पता नहीं कौन मूर्ख इस बेचारे बच्चे को वहां पर मरने को छोड़ गया था। वो तो अच्छा हुआ समय रहते मैं वहां पर पहुंच गया, वरना इस बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था। आपने ठीक किया जी, जो आप इसे यहाँ पर ले आए। क्या पता भगवान ने इसका जीवन हमारे यहाँ ही निश्चित किया हो। वैसे भी हमारे कोई संतान भी नहीं थी। पर भाग्यवान, ये जिसका बेटा होगा वो भी तो इसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो रहा होगा। मुझे कल ही पूछताछ करके इसे इसके असली माता पिता को लौटाना होगा। लेकिन कुंती का मन उस बच्चे के प्रति आकर्षित हो चुका था। वह चाहती थी कि वह बच्चा हमेशा के लिए उनके पास ही रहे। शाम हो चुकी थी। फिर उन्होंने बच्चे को दूध पिलाया और दोनों खाना खाकर सो गए। लेकिन कुंती को नींद नहीं आ रही थी। वह सिर्फ उस बच्चे को ही निहारे जा रही थी और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। जब सुबह बसंत उठा तो उसने देखा कि कुंती बड़े ही प्यार से उस बच्चे को खिला रही है। बसंत को कुंती का उस बच्चे के प्रति आकर्षित होना साफ साफ नजर आ रहा था। वह जान चुका था कि कुंती उस बच्चे को पालना चाहती है। वह उन दोनों को प्रसन्न देखकर बहुत खुश था और मन ही मन बोलता है, अगर मैंने ये बच्चा कहीं किसी गलत हाथों में दे दिया तो ये हमारे हाथों से तो जाएगा ही, और ऊपर से यह भी नहीं पता इसकी देख रेख भी ठीक से हो ना हो, कुछ पता नहीं। ऐजी, आप क्या सोच रहे हो?
अगर इसके असली माता पिता मिल गए तो मेरा क्या होगा? मेरी तो इसमें दुनिया बस चुकी है। अब तो मेरे लिए सब कुछ यही है। बसंत उसकी परेशानी समझ पा रहा था। कुंती, तुम चिंता मत करो, ये बेटा अब तुम्हारा ही है। इसे अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सच में क्या आप सच बोल रहे हो? हाँ कुंती, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये सुनकर कुंती के चेहरे पर मुस्कान झलक आई। कुंती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज वह बहुत खुश थी। उसी बीच हीरा बहुत जोर जोर से रोने लगता है। ऐजी, मुझे लगता है ये पानी के लिए रो रहा है। घर पर सारा पानी खत्म हो चुका है। आप जल्दी से जाकर कहीं से पानी लेकर आओ। तुम चिंता मत करो, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। और मटका उठाकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव जाते वक्त उसने देखा कई जानवर जो पानी के काल के कारण मर चुके थे। उनकी लाश जमीन पर पड़ी थी। वह गांव में जाता है तो देखता है कि गांव के कई लोग जमीन पर बैठे सिर पटक पटक कर रो रहे थे और चारों ओर मातम मनाया जा रहा था। बसंत एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है, क्या हुआ चाचा जी, ये सब लोग यहाँ पर क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, इस बार गर्मी के काल ने सभी लोगों की सारी फसल बर्बाद कर दी, जिससे हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं रहा। अब हम क्या करें? चाचा जी, अब तो बस भगवान से प्रार्थना करो कि जल्द से जल्द बारिश पड़ जाए। बसंत कुएं से पानी भरकर घर आ जाता है। कुंती ने बसंत के चेहरे की उदासी देखी और बोली, क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ क्या? भाग्यवान, कुछ नहीं हुआ, बस यही देखकर चिंता में हूँ कि दूसरे गांव के लोग बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। वो बेचारे भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं और मैंने कुछ जानवर भी देखे जो बेचारे पानी के कारण मर गए। अगर इसी तरह काल पड़ता रहा तो वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं जब एक दिन हम सब भी मारे जाएंगे। कुछ देर तक दोनों में इसी तरह बातें चलती रहीं। फिर दोनों सो गए। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए और सूखा अब और बेकरार रूप ले चुका था। बसंत के घर में अब पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। कुंती, अब क्या करें, पानी दूर दूर तक नहीं है, ऊपर से ये गर्मी जानलेवा हो रही है। अब हम कर भी क्या सकते हैं? ये सब भगवान की नियति है। अब भगवान ही जाने। आप एक काम करो, नदी के उस पार जाकर देखो, शायद वहाँ कोई गांव हो जहाँ हमें पानी मिल जाए। बसंत को कुंती का यह विचार ठीक लगा। फिर वह नाव में बैठकर दूसरे गांव की ओर जाने लगा। नदी में पानी कम होने की वजह से नाव पानी में बहुत धीरे धीरे चल रही थी। काफी देर चलने के बाद बसंत आखिरकार दूसरे गांव पहुंच ही जाता है। जैसे ही वह दूसरे गांव पहुंचा, वहां का हाल देखकर उसका दिल थमसा गया। वहां के लोगों की हालत उससे भी कहीं बुरी थी। वह एक आदमी से पूछता है, अरे भाई, यहाँ कहीं पानी मिल सकता है क्या? मेरा बेटा बहुत प्यासा है। अरे भाई, यहाँ किसी के पास पानी नहीं है। हम खुद प्यास के कारण मर रहे हैं। अगर पानी चाहिए तो सिर्फ सेठ राजचंद्र के पास ही मिलेगा, वो भी सिर्फ पैसों में। बिना पैसों के वो पानी की एक बूंद भी नहीं पीने देगा। बसंत ने सेठ के घर का पता पूछा और उसके घर की ओर बढ़ा। वहां जाकर उसने देखा कि राजचंद्र अपने गुंडों से एक छोटे नवजात शिशु के बारे में बातें कर रहा था। वह चुपचाप एक तरफ छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। सेठ जी, हमने उस बच्चे को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वह कहीं नहीं मिली। लेकिन अभी तक उसकी लाश भी तो नहीं मिली ना। इसका मतलब वह अभी भी जिंदा है, इसलिए ढूंढो जरूर। वह अभी भी किसी न किसी के घर में जरूर होगा। छोड़ो ना सेठ जी, उसके माता पिता को तो हमने कब का मार दिया। अब उससे हमारा क्या लेना देना? मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी करो, मुझे उस बच्चे की लाश चाहिए, समझे तुम लोग, वरना मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। ये सुनकर बसंत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका खून खोल उठा। बसंत को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। हे भगवान, अब समझ आया, जो बच्चा हमें नदी किनारे मिला था वो इसी गांव का था। इसके माता पिता की हत्या कर दी और अब ये कमीना उसे भी मारने चाहता है। वह जानता था कि इस समय जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम उठाना उसके लिए सही नहीं है। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। सभी गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। सभी लोग बहुत खुश थे। भीड़ में खड़ी छोटी लड़की बोलती है,
माँ, अब मुझे भी भरपेट पानी पीने को मिलेगा ना? हाँ बेटा, अब तू कितना भी मन भर के पानी पीना। अरे भाई, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। भैया, बहुत समय के बाद बारिश होने वाली है। अरे भाई नाचो रे, बड़े दिनों बाद बारिश आई है। दूर खड़ा बसंत ये सब देख रहा था। वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे क्योंकि कई सालों बाद उन सूखे चेहरों पर पानी की बूंद पड़ी थी। लेकिन दूर खड़े सेठ राजचंद्र को सभी की यह खुशी नहीं भा रही थी, क्योंकि अब उसका पानी कोई नहीं खरीदेगा। वह खड़ा खड़ा चिढ़ ही रहा था। तभी आसमान से एक तेज बिजली आई और सीधा सेठ राजचंद्र के ऊपर गिर जाती है। सेठ राजचंद्र बिजली के एक ही बार में राख बन जाता है। गांव वाले पहले तो यह दृश्य देखकर डर गए, लेकिन बाद में उनकी आंखों में सुकून सा छा गया। बसंत ने ऊपर देखा और बोला, भगवान, आपने न्याय कर दिया। आपने मेरे बेटे के माता पिता के हत्यारे को सजा दे दी। भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। अरे भाइयों, तुमने देखा, सेठ चंद्र मर गया। अब हम पर उसका अत्याचार समाप्त हुआ। अरे हाँ भाई, अब हम पर कोई अत्याचार नहीं होगा। कुछ देर तक इसी तरह जोरों की बारिश पड़ती रही। अगली सुबह बसंत घर लौटने के लिए अपनी नाव की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि गाय नदी का पानी पी रही है। वो यह देखकर अचंभित हो गया। अरे, इस नदी का पानी तो खारा था, पर ये जानवर इस पानी को कैसे पी रहे हैं? थोड़ा पानी उसने भी पीकर देखा। वह झूम उठा और खुशी से नाचने लगा और जल्दी से गांव की ओर बढ़ा। गांव पहुंचकर उसने सबसे बताया, अरे दोस्तों, अब हमारी नदी का पानी खारा नहीं रहा। मैंने खुद उसे पीकर देखा है। अब वह पानी स्वादिष्ट और मीठा हो चुका है। क्या भाई, तुम सच बोल रहे हो या कोई मजाक कर रहे हो? अरे भाई, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सच ही बोल रहा हूँ। इसका मतलब अब हमें पानी लेने दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। सभी गांव वाले लोग खुशी से नाचने लगे। जैसे ही बसंत अपने घर पहुंचा, उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। साथ यह भी बताया कि जिसने हमारे बेटे के माता पिता को मारा था, भगवान ने उसे मारकर न्याय कर दिया। इसी तरह समय बीतता गया और अब हीरा बेटा भी बड़ा हो चुका था। बसंत ने अपनी झोपड़ी के बाहर ही सब्जियों का व्यापार कर लिया था। वह सब्जी बाजार में बेचता, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। अब उनकी स्थिति पहले से ज्यादा सुधर चुकी थी। खाली समय में दोनों हीरा के साथ हंसते खेलते और गाते, और उधर गांव में भी लोग मीठे पानी की नदी में गोते लगा रहे थे और पानी के मजे ले रहे थे।